नमस्कार, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 11 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट इज नॉट इनफाइनाइट जस्ट चार्ज्ड होलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड होलो स्फीयर। हम एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने गोज लॉ और उसके 2 एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्या है, देखिए आपके पास एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का मतलब है उसके अंदर में कोई मटेरियल नहीं है, ना ही बाहर। एक ऐसा खोखला शेल है और इसके ऊपर क्यू चार्ज चिपका दिया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज्यादा इकट्ठा है, इस क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इस टॉपिक में हमें निकालना क्या है, इस स्फीयर के से आर डिस्टेंस पर शेल के इनसाइड और शेल के आउटसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड रेडियस ऑफ दिस इज आर। हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस होलो शेल एंड अदर इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस होलो शेल। 2 पार्ट में हमें ब्रेक करके ये करना है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, गोज लॉ को इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हमें गोज लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। E डॉट ds इंटीग्रेशन ओवर द होल क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब भी आप गोज लॉ लिखें, इसके हर जो भी यहां पर लिखा हुआ है हर किसी का आपको मतलब पता होना चाहिए। यहां पर सबसे पहले आप जब भी गोज लॉ लगाएंगे आपको एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस चूज करना होता है। अलग अलग केस में हम वो डिफरेंट क्लोज सरफेस चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q लगाया गया है। इससे यदि r दूरी पर मुझे उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं यहां पर एक r रेडियस का हाइपोथेटिकल स्फीयर इस क्लोज्ड शेल के अंदर सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको यह बात भी ध्यान देनी है कि अलग अलग केस में हम क्लोज्ड सरफेस को अलग अलग क्यों चूज कर रहे हैं। इसका कारण यह है, जैसा कि आपने पिछले केसेस में देखा, हम ऐसा सरफेस चूज करते हैं जिसके कारण या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हों या फिर वो 90 डिग्री में हों, ताकि जब हम गोज लॉ को अप्लाई करें तो उसका मैथमेटिक्स आसान हो जाए। हालांकि गोज लॉ इज एज एप्लीकेबल एज इन एनी रैंडम चोजन सरफेस। कहने का मतलब आप कोई भी रैंडम सरफेस चूज कर लीजिए, गोज लॉ उस पे भी उतना ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए हम ऐसे सिमेट्रिक क्लोज सरफेसेस चूज करते हैं। तो इस केस में हमने क्लोज सरफेस चूज कर लिया। उसके बाद यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके कारण है, जो चार्ज ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण है। यहां पर Q इनसाइड का मतलब क्या है, जो एरिया हमने चूज किया है, जो क्लोज सरफेस एरिया चूज किया है उसके अंदर अंदर में चार्ज कितना है। और इसका मतलब है कि हमें पूरे क्लोज सरफेस एरिया पे जो हमने चूज किया है इस पे E डॉट ds करके उसको ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू चोजन क्लोज्ड सरफेस एरिया एंड राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स चार्ज प्रेजेंट इनसाइड क्लोज सरफेस एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमें सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल। अब इनसाइड शेल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सेंटर से जिस दूरी पर निकालना था उतने ही रेडियस का एक क्लोज्ड सरफेस चूज कर लिया। अब आप यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप अंदाजा लगाइए। एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर आप अपना दिमाग लगाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। और उस पोज अपना दिमाग जब आप लगा चुके होंगे फिर भी ना आए तो आप
इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ये कैसे किया। ये सेंटर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करिए, जो ये स्फीयर है, इस स्फीयर को हम रिंग से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा रिंग, एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक रिंग ये, ऐसे ये रिंग से, अलग अलग रेडियस के रिंग से बन के ये पूरा स्फीयर हम बना सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि ये मैंने एक रिंग चूज किया। अब पूरे सरफेस पे चार्ज है तो डेफिनेटली रिंग पे भी चार्ज होगा। अब रिंग पे चार्ज होगा तो रिंग के आप जब अलग अलग पेयर ऑफ चार्जेस को चूज करेंगे, मान लीजिए यहां का चार्ज चूज किया, यहां का चूज किया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसके कारण ऐसे होगा, दोनों के कारण नेट कैसे होगा। सॉरी, हम कहां निकालना चाह रहे थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे थे जो कि सेंटर से दूर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे होगा, ऐसे, इसके कारण कैसे होगा, ऐसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पेयर ऑफ चार्जेस के कारण ऐसे होगा। सिमिलरली इन दो पेयर ऑफ चार्जेस के कारण आप जब निकालेंगे, तो कहने का मतलब इस रिंग पे जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, आप यहां पर जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस पॉइंट पर ऐसे कोन बनेगा, उस कोन के ये वाले वेक्टर्स आपस में कैंसिल, इसके वेक्टर्स के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे और इस साइड वाले वेक्टर्स के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इसके कारण जो ये चार्ज्ड रिंग आपने सेलेक्ट की है, ये सेंटर है, इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। जब आप इससे छोटा रिंग सेलेक्ट करेंगे तब भी ऐसी बात बनेगी, जब बड़ा करेंगे तब भी ऐसे ही। तो हर रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर की तरफ होगा। तो कुल मिला के आप एक बात मान सकते हैं कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। हमें नेट नहीं पता, पर यह पता है कि हां होगा रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड। सो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट दिस पॉइंट इज इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बात करूं तो इस साइड होगा, यहां पे एरिया वेक्टर किस साइड होगा, एरिया वेक्टर भी इस साइड होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू एरिया एलिमेंट। ठीक है भैया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड यहां पे होगा वही यहां पे भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हम गोज लॉ बड़ी ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आई है कि डायरेक्शन हमने कैसे देखी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूंगा। अब अप्लाई करते हैं गोज लॉ। E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E dot ds are always parallel, so we can write E ds cos 0. E ds cos 0 में cos 0 is 1, तो you can write E ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है इसके सरफेस पे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। तो E बाहर आ गया, ds आ गया। ds क्या है, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का टोटल एरिया, जो अंदर स्फीयर बनाया है हमने क्लोज्ड स्फीयर, उसके टोटल सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स का एडिशन कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा कुल मिला के आ गया a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान से देखिए, जो क्लोज सरफेस हमने चूज किया है उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जो आपका एक्चुअल शेल है वो तो बाहर है। तो यहां पे क्यू इन 0 हो जाएगा, क्यू इन 0, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट इज 0। यहां पर ना 4 0 ना पाई 0 ना आर 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो शेल इज 0।
कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक आपका शेल है इस तरीके से, Q चार्ज है उसके ऊपर, और उसके अंदर कहीं भी किसी पॉइंट पर भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो, आप मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था, तो आपने एक रैंडम ये चार्ज का रिंग सेलेक्ट किया था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा था। इस साइड भी तो इसके रिंग्स होंगे जो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है। इस साइड वाले चार्जेस उस साइड लगाएंगे, इस साइड वाले उस साइड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आ जाता है। ये कूलम्ब लॉ को इस्तेमाल करके आप अगर यूज निकालते तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो हमने अभी तक क्या निकाला? हमने अभी तक निकाला है कि एक होलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक आपको होलो स्फीयर दे रखा है जिसका कि रेडियस कैपिटल R है, चार्ज उसके ऊपर Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। होलो शेल की हम बात कर रहे हैं, होलो शेल या होलो स्फीयर आप कुछ भी बोल सकते हैं, होलो शेल। अब बात करते हैं आउटसाइड। अगर इससे बाहर, अगर ये स्फीयर है आपका, Q चार्ज दे रखा है, रेडियस R है, इससे बाहर ये मान लीजिए इससे बाहर आपको R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्लोज्ड सरफेस चूज करना होता है। लेट्स से हमने R रेडियस का ही एक क्लोज्ड स्फीयर चूज कर लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है भैया, गोस लॉ अप्लाई करेंगे। अभी हमने जिस तरीके से देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है या इनवर्ड होती है, होती रेडियली है, तो यहां पर भी ds एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब आप गोस लॉ लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप E डॉट ds को क्या लिख सकते हैं? E ds cos 0, that is E ds। और यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहां जितना होगा यहां भी उतना ही होगा, हर पॉइंट पर सेम होगा, क्योंकि इस स्फीयर के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंशिएट वो नहीं कर सकता। इस स्फीयर के चार्जेस के लिए जैसा ये वैसा ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी इतने ही मैग्नीट्यूड का इस साइड होगा। तो कुल मिला के हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ये आपका ds बन गया। नाउ छोटे छोटे जो ds एलिमेंट्स हैं, इनका जब एडिशन करेंगे तो इसके कारण टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा, चोजन क्लोज्ड सरफेस एरिया E 4 pi r square, and this is equals to Q inside अपॉन एप्सिलॉन नोट। और इस बार Q इनसाइड जो हमने सरफेस चूज किया उसके अंदर सारा का सारा Q चार्ज आ गया है, तो ये आपका Q हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको सोल्व करेंगे जब क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो इस स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? R कैप आप मान लीजिए, हमेशा रेडियली आउटवर्ड। अब इसके पैरेलल में एक केस और देखते हैं। अगर मेरा कोई Q चार्ज यहां पर होता और उससे R डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए एक Q चार्ज, एक पॉइंट Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस की दूरी पर भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और एक होलो शेल के बाहर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आ रहा है। इसका मतलब होलो शेल के बाहर जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यू कैन एज्यूम दैट होल ऑफ द चार्ज ऑन होलो स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। आप ये मान सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है।
और आप सेंटर पर कंसंट्रेटेड चार्ज के कारण जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो वैसे ही आप होलो स्फीयर के बाहर भी निकाल सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको इनडायरेक्टली हम यहां से भी मैच कर सकते हैं। कहने का मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको कोई कह दे एक होलो शेल है, उसके बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर एक शॉर्ट ट्रिक है कि सारे के सारे चार्ज को आप पॉइंट पे सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उसका और पॉइंट चार्ज का रिजल्ट सेम रहेगा। तो हमने कुल मिला के गोज लॉ को इस्तेमाल करते हुए चार्ज्ड होलो स्फीयर के कारण अंदर भी और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 में हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। हम इसको अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।